Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग सबसे फेवरेट और पसंदीदा चैप्टर इंटरेस्ट के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो चैप्टर है ब्याज, ये बैंक पीओ का बहुत ही मूलभूत चैप्टर है और रेलवे एसएससी और जेपीएससी नेट इस तरह के एग्ज़ाम में भी कुछ सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं और ये 8 क्लास का भी अंकगणित का एक बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है। तो आइए हम लोग इस पर विचार विमर्श करें। चूँकि चैप्टर का नाम ब्याज है तो ब्याज को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। ब्याज को कई प्रकार से डिफ़ाइन किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम लोग साधारण शब्दों में कहें तो एक्सेस प्रॉफिट ऑन कैपिटल या ऑन बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। इसे कभी कभी गुडविल भी कहा जाता है, लेकिन चूँकि मैथ्स में हम लोग हैं इसलिए तो ब्याज को अगर और दूसरे तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करें तो इस प्रकार बोल सकते हैं, पूंजी या ऋण के उपयोग के बदले में जो पूंजीपति होता है, यानी जो पूंजी का मालिक होता है या जो ऋण देने वाला व्यक्ति होता है को अगर एक निश्चित दर से कुछ भुगतान किया जाता है तो उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। इसका दूसरा नाम सूद भी है, अर्थात सूद या ब्याज वह आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होता है। पूंजी उधार लेने वाले के लिए ब्याज एक प्रकार का खर्च होता है। तो इस प्रकार पूंजी का कारण मुख्य रूप से धन ही है, मूलधन ही है, पूंजी ही है, आय ही है। अगर पूंजी या आय नहीं है तो फिर ब्याज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार ब्याज को 2 भागों में बांटा जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जब ब्याज की गणना केवल मूलधन पर की जाती है तो ऐसे ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज कहा जाता है। जबकि ब्याज की गणना जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी की जाती है तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, अर्थात ब्याज पर ब्याज जब लिया जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज की दशा में मूलधन की राशि पूरी अवधि में अपरिवर्तित रहती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में मूलधन की राशि पूरी अवधि में परिवर्तित रहती है। प्रथम वर्ष का जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रथम वर्ष का मूलधन होता है वो हमेशा समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में उसके बाद यानी प्रथम वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष और अनेक वर्षों का जो मूलधन है हमेशा परिवर्तित रहता है, क्योंकि मूलधन में ब्याज जोड़कर ही ब्याज निकाला जाता है। साधारण ब्याज और सरल ब्याज के लिए केवल ब्याज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। और दोस्तों इसमें कुछ खास बातें भी हैं, जैसे किस मेथड से हम लोग इस चैप्टर्स के सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें 3 मेथड का प्रयोग स्पेशल बताया जाता है। एक नियम यूनिटरी मेथड या डायरेक्ट मेथड, दूसरा है फार्मूला मेथड यानी सूत्र विधि, तीसरा लॉगरिथम मेथड यानी लघुगणक विधि। उसके बाद चूँकि कंपटीशन का भी पढ़ाई आप करना चाह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल मेथड्स बताया है, शॉर्टकट मेथड, ट्रिकी मेथड और लॉजिकल मेथड। इन तीनों के जरिए या इन तीनों में से किसी एक के जरिए आप इस सवाल को देख के ही बना सकते हैं, चंद कुछ सेकंड में ही बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बहुत ही कम फंडामेंटल दिए हैं, बहुत ही कम लॉजिक दिए हैं ताकि आप इसे आसानी से कर सकें। मेरे विचार से इसमें 7 या 8 लॉजिक है, यानी 8 थंबल रूल्स है जिसको ध्यान में रख के आप इजीली सारे सवाल को बना सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में ही टर्म्स एंड सिंबल्स जो है रिलेटेड टू इंटरेस्ट से रिलेटेड जो टर्म्स एंड सिंबल है उनको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें यूज़ होता है मूलधन। मूलधन वह धन है जो उधार पर लगाया जाता है, यानी वह धन जो मूल है, यानी जिसपे ब्याज प्रारंभिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है या प्रारंभ होता है, उसे हम लोग मूलधन कहते हैं और इसे कैपिटल लेटर के पी के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है मिश्रधन, जिसे अमाउंट कहते हैं। मूलधन और ब्याज का योग ही अमाउंट होता है, यानी मिश्रधन वैसा धन जिसमें कुछ धन मिला हुआ। मिश्रधन मतलब मूलधन में जो कुछ मिला हुआ है, यानी मूलधन में जो मिलता है ब्याज कहते हैं, और मूलधन और ब्याज के योग को मिश्रधन कहा जाता है और इसे कैपिटल लेटर ए से दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा है समय। उधार धन लेने के लिए दिया गया अवधि, जो आप उधार धन लेते हैं उस उधार धन के लिए जो आप अवधि देते हैं, उस उधार धन को कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं या
उधार धन कितने समय के लिए दिया गया, उस अवधि के आधार पर ही हम लोग ब्याज का मूल्यांकन करते हैं। यदि अवधि नहीं रहे तो हम ब्याज का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे समय को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक। इस प्रकार समय को यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर के टी या स्मॉल लेटर के टी या चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में एन के द्वारा डिनोट करते हैं। एन मीन्स पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स। और चौथा पॉइंट आता है दोस्तों दर। दर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दर का मतलब होता है प्रत्येक, रेट। इसे हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। रेट का मतलब होता है प्रत्येक के लिए अगर आप कुछ गणना करना चाहें तो इसे हम लोग दर कहते हैं। परंतु इस चैप्टर में आपको समय के साथ उसका एक कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। अगर समय के साथ आप उसे प्रतीक को अगर कैलकुलेट करते हैं, गुना कर देते हैं, तो एक कहलाता है रेट पर अनम। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा आपको 6% पर अनम, तो इसका मतलब होता है कि 100 रुपया में 6 रुपया प्रतिवर्ष। अगर प्रतिवर्ष हटा दिया जाए तो हम लोग इसे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रेट नहीं बोल पाएंगे, इसे सिर्फ बोलेंगे 6%, यानी 100 रुपया में 6। लेकिन समय अगर कैलकुलेट हो जाएगा तब हम इसे बोलेंगे 6% पर अनम। यानी साधारण ब्याज की स्थिति में हमेशा ब्याज जो है प्रतिवर्ष ही कैलकुलेट होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में रेट जो है आपका पीरियड्स में डिवाइड हो जाता है। अर्थात उधार दिए गए धन या बैंक में जमा किए गए धन पर जिस दर से ब्याज लगाया जाता है उसे ब्याज दर कहा जाता है। इसे आर से लिखा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मूलभूत बातें क्या हैं, उनके जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या है। इसी टर्म्स के आधार पे आपको फार्मूला और ट्रिक्स यानी लॉजिक्स के आधार पर आपको सवाल सॉल्व करना। लेकिन इससे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें मूलभूत अंतर क्या, उस अंतर के आधार पर हम लोग कैसे सवाल को लॉजिक के साथ जोड़ के आसानी से बना सकते हैं और ये हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो है 2 प्रकार का होता है, सिंपल, कंपाउंड, और उसे 3 मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड, फार्मूला मेथड, लॉगरिथम मेथड। मैंने यहाँ पर किसी भी ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग नहीं किया है, बट आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैं कभी कभी प्रयोग करूँगा। यहाँ पर मेनली आपको फोकस करना है शॉर्टकट मेथड से, कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को आसानी से बना सकते हैं सम सेकंड्स में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डिस्कस किया सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या खास बात है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि मूलधन जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मूलभूत जो पहला जो अंतर है वह है कि सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन समान रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन हमेशा असमान रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पे मूलधन आपका हमेशा बदलता रहता है। सिर्फ प्रथम वर्ष का मूलधन ही समान होता है, दोनों में प्रथम वर्ष का मूलधन समान होता है। लेकिन उसके बाद वाले वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन बदल जाता है, क्योंकि उस मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है और हर वर्ष पिछले वर्ष का जो मिश्रधन होता है वही अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। दूसरा अंतर है, यहाँ हमेशा प्रथम मूलधन पर ही ब्याज निकाला जाता है, यानी यहाँ जो जिस धन पर ब्याज निकाला जाता है साधारण ब्याज में, वो हमेशा मूलधन पर ही निकाला जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रथम मूलधन पर ब्याज एक बार निकाला जाता है, सिर्फ प्रथम बार निकाला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रथम मूलधन पर ब्याज एक बार निकाला जाता है, जबकि प्रत्येक अवधि पर बदलते मूलधन पर ब्याज निकाला जाता है। यहाँ पे मुख्य बात है, इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक अवधि खंड में ब्याज की राशि समान रहती है। साधारण ब्याज में ब्याज की अवधि हमेशा समान रहती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की राशि असमान रहती है। तो ये मुख्य बातें हैं। उसके बाद हमेशा जो है एसआई जो है आपका एसआई जो है हमेशा कम रहेगा सीआई के तुलना में, यानी सीआई हमेशा अधिक होगा एसआई से। चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होता है सिंपल इंटरेस्ट से, अगर रेट सेम हो तो। उसके बाद देखिए दोस्तों, संपूर्ण अवधि का जो ब्याज है एक बार निकाला जाता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, संपूर्ण अवधि का ब्याज एक बार निकाला जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में संपूर्ण अवधि का जो ब्याज है वो मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक या वार्षिक ब्याज एक बार नहीं निकाला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ ब्याज कई किस्तों में जुड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ब्याज ज़्यादा हो जाता है, साथ में ब्याज पे ब्याज भी निकाला जाता है। उसके बाद साधारण ब्याज में जब मिश्रधन की गणना की जाती है तो यहाँ पे मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज, यानी P+I। लेकिन यहाँ पर मिश्रधन का फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है, P (1 + R/100 पावर n) और P × 1 + I।
पावर एन, आई बराबर आई आर बाई 100 होता है। तो इस प्रकार दोनों में मिश्रधन का जो कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। उसके बाद देखिए आपका छठा पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, ब्याज की राशि की गणना पीआर के आधार पर स्वतंत्र, पीआरटी के आधार पर स्वतंत्र रूप में होती है यहाँ पे साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना स्वतंत्र नहीं है और मिश्रधन में से प्रारंभिक मूलधन घटाकर निकाला जाता है। अगर मिश्रधन में से ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन में से प्रारंभिक मूलधन घटाकर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ मिश्रधन जो है ना अंतिम मिश्रधन होता है, अंतिम मिश्रधन। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, इसे इजी से समझने के लिए एक एक नियम के आधार पे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और मिश्रधन निकालिए। तो पी आपका हो गया 1000, आर हो गया 10, टी हो गया 3 ईयर। तो प्रथम वर्ष का अगर आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 1000 गुने 10 गुना 1/100, यानी यहाँ आपको टाइम को 1 2 3 है, इस 1 2 3 नहीं लिखना बल्कि 1 ही लिखना है। तो आपका प्रथम वर्ष का ब्याज 100 होता है, फिर द्वितीय वर्ष का ब्याज भी 100 होता है और तृतीय वर्ष का ब्याज भी आपका 100 होता है। तो टोटल आपका ब्याज हो जाता है 300 और मूलधन है 1000, तो आपका मिश्रधन हो गया 1300, यानी मूलधन जोड़ ब्याज। तो इस प्रकार मिश्रधन 1300 हो गया। अगर आप, ये तो एक एक नियम से था, अगर आप इसको फार्मूला मेथड से बनाना चाहते हो तो इस प्रकार हो जाएगा, ऐसा इक्वल टू PRT/100। तो 1000 इंटू 10 इंटू 3/100 हो आपका रिजल्ट होता है 300। यहाँ भी देखिए हम लोग एक एक करके निकाले थे, तो यहाँ भी आपका 300 ही आ रहा था, 100 फिर 100 फिर 100, दैट इज कॉल्ड 300। ठीक है, 300 यहाँ भी आया और 300 आपका यहाँ भी आया है। तो चूंकि फार्मूला मेथड से भी आप इजी बना सकते हैं और यूनिटरी मेथड से, लेकिन मैंने यूनिटरी मेथड को बनाने का यहाँ पे मूल कारण है कि मैं आपको बता सकूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर हम लोग ने अभी डिस्कस किया उसका मूल कारण क्या है। तो देखिए यहाँ आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर भी मैंने बनाया यूनिटरी मेथड से। प्रथम ब्याज का वर्ष का ब्याज तो आपका 100 है दोनों में, देखिए यहाँ भी आपका 100 था और यहाँ भी आपका 100 ही है। लेकिन द्वितीय वर्ष का ब्याज में क्या हो रहा है कि 1000 रुपये जो मूलधन था उस मूलधन में से ब्याज जोड़ दिया गया है। 1100 पर 10% कैलकुलेट हुआ, तो इस प्रकार जो ब्याज है आपका 110 होता है। और तृतीय वर्ष का ब्याज में भी क्या हुआ कि 1100 जो पिछले वर्ष का मूलधन था, मिश्रधन था, उसमें फिर से ब्याज जोड़ा गया 110। तो इस प्रकार इस साल का जो आपका मूलधन निकल जाता है, उस मूलधन पे आपको 10% ब्याज कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए ब्याज आया 121 रुपया। टोटल आपका अगर आप ब्याज कैलकुलेट करोगे तो 100, 110, 121 यानी 331 रुपये ब्याज आता है। और अंतिम मिश्रधन का जब हम लोग बात कर रहे थे तो 1211 जो 121, यानी ये जो 1211 जो मूलधन था उसमें 111 रुपये आपका ब्याज जोड़ दिया गया, तो आपका अंतिम मिश्रधन आपका निकल गया 1331 रुपया और प्रारंभिक मूलधन आपका 1000 है, इसको मैंने घटा दिया तो आपका आया 1331 रुपया। तो इस प्रकार जो मैंने इस कंसेप्ट को आपको बताया था कि यहाँ पे जो ब्याज की गणना है वो इस प्रकार होती है। ब्याज की गणना स्वतंत्र नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज में, यह अंतिम मिश्रधन में से प्रारंभिक मूलधन घटाकर निकाला जाता है। और यहाँ पे ब्याज की गणना में पीआरटी स्वतंत्र है, पीआरटी के आधार पर यह स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ पे देखिए इजी है, पीआरटी के द्वारा स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, पीआरटी स्वतंत्र नहीं होता है, पी स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए पी में हर बार ब्याज जोड़ दिया जाता तो स्वतंत्र नहीं रहा है ना। आर तो चलिए स्वतंत्र है, लेकिन टाइम जो है यहाँ पे अवधि के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार अगर इसे फार्मूला के मेथड से देखा जाए तो दोस्तों देखिए इस प्रकार है, A = P1 + R/100 पावर n। यहाँ देखिए 1000 1 + 10/100 पावर 3, क्योंकि 3 ईयर था, n को 3 लिया गया है। यहाँ 1000 इंटू यहाँ एक 0 कट गया तो कैलकुलेट हो जाएगा 11/10 3 बार, फिर 3 0 से 3 कट गया तो आपका बचता है टोटल 1111, यानी 11 × 11 × 11 यानी 1331 रुपया। तो आपका फाइनल जो आपका रिजल्ट आ रहा है देखिए 1331 - 1000 है, तो आपको ब्याज मिला 331 रुपया। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि फार्मूला मेथड से भी आप सवाल बना सकते हैं, एक एक नियम से भी आप सवाल को बना सकते हैं, दोनों ही मेथड में। लेकिन चूँकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, स्कूल में इस तरह से आप सीखते हैं। कंपटीशन के लिए अगर आप बात करेंगे तो आपको कुछ अलग विशेष विधि से आपको इसको सीखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ पहले फार्मूला लिखे हैं, उसके बाद कुछ ट्रिक्स के बारे में बात किया है। तो आइए पहले फार्मूला ट्रिक्स दोनों को देखते हैं कैसे करना है। हाँ तो दोस्तों देखिए मैंने आपके लिए फार्मूला और लॉजिक लिखा है। पहला जो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का वो बेसिक फंडामेंटल जो है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट = PRT/100। तो इस प्रकार ये जो मेन फार्मूला है, इस फार्मूला के माध्यम से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। चूँकि आपको यहाँ पर सिर्फ आपको 3 वेरिएबल्स ही दिए गए हैं, PRT
तो इन पीआरटी और आई से ही आपको संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको पी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो रूल के आधार पर आप पी को अगर नीचे लाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो है आई ऊपर चला जाएगा, आई और 100 ऊपर चला जाएगा। देख लीजिए, पी अगर आप नीचे लाते हो इस तरह से तो ए ऊपर चला जाएगा और ए भी ऊपर चला जाएगा, यानी अगर आप पी को लेते हैं तो बाकी चीज़ जो है ए कैलकुलेट हो जाता है इस प्रकार और ए आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर पी को आप ऊपर लाते हैं तो एस आई इंटू 100 जो ऊपर चला जाएगा और आर टी नीचे आ जाएगा। और अगर आर को भी इस प्रकार आप अगर आर निकालना चाहते हैं तो एस इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी टी हो जाएगा। और अगर टी निकालना चाहते हैं तो इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी आर हो जाएगा। चूँकि आप इसको स्कूल में पढ़ चुके हैं लेकिन इसको आप याद रखोगे क्योंकि ये आपका बेसिक फंडामेंटल है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि तीनों फार्मूला ऐसा जिसमें इंटरेस्ट ऊपर है। यहाँ पे देखिए, तो अगर इंटरेस्ट को कॉमन ले लिया जाए तो आप इजीली उस फार्मूले को याद रख सकते हैं। जैसे आई के लिए हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट बाई पीटी। देखिए आई के लिए आर के लिए हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट बाई पीटी यहाँ पे, और पी के लिए बोल सकते हैं इंटरेस्ट बाई RT%, और टी के लिए हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट बाई PR%। और आपको बेसिक फंडामेंटल तो पता ही है, PRT इक्वल टू 100 इंटरेस्ट होता है, PRT इक्वल टू इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार RT, अगर R इंटू टी को अगर हम लोग कैलकुलेट कर दे, गुना कर दे, P को हटा दे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। PRT अगर गिवन है तब तो इस फार्मूला को आप लगाएंगे। PRT में अगर P आपको गिवन नहीं है तो अब आप RT% को इंटरेस्ट बोल सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा R% इंटू टी इक्वल टू इंटरेस्ट। सेकेंड, उसके बाद थर्ड था कि अगर आपको T भी नहीं दिया, P और R अगर दिया है, P को R के साथ जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट निकलता है, वो है 1 साल का। तो आपको ध्यान देना है कि अगर RT करते हैं तो T जितना भी टाइम का होगा, 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना साल का आपका इंटरेस्ट R के साथ कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि T नहीं है इसीलिए R हमेशा अपने आप को प्रतिवर्ष इंडिकेट करता है, पर एनम ही बताता है इंटरेस्ट में। तो इसीलिए जब P के साथ कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आपका 1 साल का ही बताएगा यहाँ पे। और अगर P को T के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी मूलधन को समय के साथ गुना कर दिया जाता है, तो आपका निकलता है टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर या टोटल कैपिटल ऑफ 1 ईयर। तो आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे है, तो मैंने आपको ये 4 लॉजिक दिए हैं। इन 4 लॉजिक के आधार पर इस चैप्टर को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। और साथ में आपको कुछ और भी याद रखना पड़ेगा, जैसे SI इक्वल टू A माइनस P, SI इक्वल टू A माइनस P। ध्यान दीजिए, SI इक्वल टू A माइनस P, और A यानी अमाउंट यानी मिश्रधन इक्वल टू P प्लस I, मूलधन प्लस ब्याज। ये आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए T इक्वल टू इंटरेस्ट बाई PR%, R इक्वल टू इंटरेस्ट बाई PT% और P इक्वल टू इंटरेस्ट बाई RT%। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पर डिस्कस करें। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसमें हम लोग ने डिस्कस किया है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फंडामेंटल या ट्रेडिशनल फार्मूला है उसे लॉजिकली हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, लॉजिकली उसका प्रयोग भी कैसे करेंगे। आइए अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फार्मूला है उसे मैंने लिखा है A इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 पावर N। अगर देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो अगर इंटरेस्ट को कंपाउंडली यानी इंटरेस्ट कंपाउंडली एनुअली अगर जोड़ा जाता है तो यहाँ पे आपको इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली जोड़ा जाए तो R आधा हो जाता है और N जो है डबल हो जाता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा R आधा हो जाएगा और N डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार फार्मूला में भी परिवर्तन हो जाएगा। R को आप आधा करेंगे R/2 और N में 2N करेंगे, 2 इंटू N करेंगे। सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला था आपका P A इक्वल टू P1 प्लस R/4 बाई 100 और पावर 4N। यानी जब आपका इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली जोड़ा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में तो वहाँ पे R को 4 से आपको डिवाइड करना है और आपका N जो है 4 टाइम्स हो जाता है। तो ये जो था दोस्तों आपका मिश्रधन निकालने का फार्मूला था, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बताया। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर N -1। यहाँ पे
एक अल्टरनेट फार्मूला भी यूज होता है, जैसे P 1+R/100 पावर n माइनस P। इस R/100 को हम लोग शॉर्ट में I भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, I = R/100, और n होता है नंबर ऑफ ईयर या पीरियड, चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग इसको अवधि में बांट देते हैं। तो दोस्तों ऊपर जो भी डिस्कशन किया गया है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिफ़र नहीं है, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका डिफ़र है, इसीलिए हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जब भी रेट डिफरेंस होगा तो वहाँ पर R1, R2 और R3 का प्रयोग किया गया है, बाकी फार्मूला सेम है। देखिए P + 1/R1/100 और 1 + R2/100 और 1 + R3/100। इस प्रकार जब रेट डिफरेंस होगा तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में आपको फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाता है, यानी P पूछा जाता है, तो उस समय में आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, X या A। अगर आपको A पता है तो A, नहीं तो जो वैल्यू है फ्यूचर का वैल्यू जो है X है वो, और नीचे आपका 1 + R/100 पावर n करेंगे। तो इस प्रकार प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसको ट्रिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दिया जाए और 2 वर्ष का अगर जानकारी दिया जाए तो PR/100 का पावर 2, यानी 2 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष के लिए आप इस प्रकार करेंगे 2R/100 + 3, तो 3 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक कमाल का ट्रिक देने वाला हूं, दिल थाम के बैठ जाइए, और इस ट्रिक के आधार पर बड़े से बड़े सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। पहला ट्रिक है, ब्याज का प्रमुख कारण मूलधन है। ब्याज का प्रमुख कारण क्या है? मूलधन है। और ब्याज दर हमेशा प्रति वर्ष एवं प्रति 100 में ही कैलकुलेट होता है। कृपया जब भी सवाल आए दर का तो आप इस पर ध्यान दें, इस दोनों प्रति 100 पे, प्रति 100 और प्रति 100 और प्रति वर्ष, ये 2 विषय पर कैलकुलेट कर ध्यान दें। और साधारण ब्याज में मिश्रधन का जो अंतर होता है वो ब्याज होता है। उसके बाद समय और मूलधन का जो गुणनफल है वो हमेशा पूंजी देता है। समय और मूलधन का गुणनफल पूंजी देता है। दर और मूलधन का जो गुणनफल है आपको ब्याज प्रति वर्ष देता है, और समय और दर का गुणनफल आपको ब्याज देता है। तो इस प्रकार अगर इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये 8 कंसेप्ट है, यानी 8 थंबल रूल्स है, जिसके जरिए आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो क्या है, PRT अगर कांस्टेंट है तो आपको इंटरेस्ट भी हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन अगर PRT में कोई भी वेरिएबल्स अगर कांस्टेंट नहीं है, किसी में भी बदलाव हो रहा, तो आपका इंटरेस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये आपका मूलभूत सिद्धांत है। तो आइए, मैंने कुछ सवाल भी यहाँ पे लिखे हैं जिसके जरिए हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहला सवाल था कि साधारण ब्याज में किसी धन का 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो आपका 2240 और 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपया होता है। तो धन और दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बनाने के लिए आपको जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट क्या था? मिश्रधन का अंतर हमेशा ब्याज होता है, मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कहा था। तो मिश्रधन का अंतर अगर ब्याज होता है तो 5 वर्ष का मिश्रधन आपको दिया था 2600 और 2 वर्ष का मिश्रधन आपको दिया हुआ था 2240 रुपया। अगर हम लोग इसको घटा देते हैं तो 3 वर्ष का जो हम लोग को निकल जाएगा अमाउंट वो कहेंगे उसे ब्याज। ये 3 वर्ष का ब्याज था। चूँकि आपसे दर पूछा गया इसीलिए दर आपको हमेशा 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा, क्योंकि दर में तो पहले मूलधन निकालते हैं। चलिए, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 360/3 × 2 यानी 240 रुपया है, और ये आपका मिश्रधन था। तो मिश्रधन में से अगर आप मूलधन को घटा देते हैं तो आपका मिश्रधन में से अगर ब्याज को घटा देते तो आपका मूलधन कैलकुलेट हो जाता है। चलिए, दर निकालते हैं। तो दर के लिए क्या करेंगे? ये 2 साल का आपका दिया हुआ था 240 रुपये, 240 रुपये 2 साल का था, तो 1 साल के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का आपका इंटरेस्ट निकल गया 120 रुपया। लेकिन 120 रुपये जो इंटरेस्ट है उसका कारण है मूलधन। तो 120 रुपये किस पे आया? तो 120 रुपये 2000 पे आया, इसीलिए 2000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। और दर को हमेशा परसेंटेज में दिखाते हैं, तो 100 से अगर गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने हाजिर है 6%। तो इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप सवाल को बना सकते हैं। लेकिन आइए, चूँकि इस कंसेप्ट को और समझना है तो हम लोग इस एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। 2000 रुपये आपका चूँकि मूलधन निकला, 6% अगर इंटरेस्ट निकला है तो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला साल का आपका इंटरेस्ट 120, दूसरा साल का 120, तीसरा साल का 120, चौथा का भी 120 और पाँचवा का भी 120, टोटल इंटरेस्ट होता है आपका 2600। 2000 रुपया का मूलधन था, 2600 रुपये इंटरेस्ट, यानी 5वां साल का टोटल रकम हो गया आपका 2600 रुपये मिश्रधन। ये तो क्वेश्चन में दिया गया था। और 2 साल का आपका मिश्रधन देखिए, पहला साल का ब्याज और दूसरा साल का ब्याज दोनों मिला के होता है 2 साल का मिश्रधन होता है 2240 रुपये। अब आप देखेंगे 2 साल और 5 साल के बीच में जो डिफरेंस है सिर्फ 2 ही साल का, तीसरा साल और चौथा साल। तो 5 साल को 2 साल से अगर हम घटा देते हैं मिश्रधन को, यानी 2600 में से 2440 घटा देते हैं तो मुझे 2 साल का ब्याज मिल जाता है, यानी 120 + 120 होता है 240 रुपया। इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है।
इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया था यहाँ पे कि मिश्रधन का अंतर ही ब्याज होता है, मिश्रधन का अंतर ही ब्याज होता है। इस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है कि मिश्रधन का अंतर ब्याज होता है। देखिए, साधारण ब्याज में मिश्रधन का अंतर ब्याज होता है। ठीक है दोस्तों, आइए और एक सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं इसे आपको बना के दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये रहा आपका सवाल। इसमें क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को 8% में उधार दिया गया है और एक भाग को 10% में उधार दिया गया है। और जो एवरेज रेट आया है, इसका एवरेज रेट आपका 9.2% आया है। यानी ये दोनों का एवरेज रेट आया 9.2%। यानी जो ब्याज में धन लगाया गया था, उस धन में का जो एवरेज जब निकाला गया तो उसका एवरेज रेट आया 9.2%। तो आपको बताना है कि 8% पे, मतलब 8% पे कितना धन दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी पीओ का भी है। तो अगर हम लोग इसको इंटरेस्ट के जरिए नहीं सॉल्व करें तो मेथड ऑफ एलिगेशन के जरिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे मेथड ऑफ एलिगेशन लिख रहा हूँ। मेथड ऑफ एलिगेशन, मेथड ऑफ एलिगेशन के आधार पर आप क्या करोगे, 8% आप इस तरफ लिखोगे, 10% इस तरफ लिखोगे, और जो एवरेज रेट आपको चूँकि दिया था 9.2%, इसे इस तरफ लिखोगे और आपस में इस तरह से घटाओगे। और घटाते समय जो भी साइन आएगा उस साइन पर आपको ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पे आएगा 0.8 और यहाँ पे आएगा आपका 1.2। तो इस प्रकार आपको 2 मिल गया है। और अगर पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो आपका रिजल्ट होगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी 2.3, 2:3